श्रद्धयाग्निः समिध्यते श्रद्धया हूयते हविः श्रद्धां भगस्य मूर्धनि वचसा वेदयामसि। ॐ नमस्ते जी। ए ही संस्कृतम शिक्षे मही में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आशा करती हूँ आप सब कुशल होंगे, स्वस्थ होंगे। संस्कृत की आवृत्ति करते हुए, संस्कृत का व्यवहार में प्रयोग करते हुए संस्कृत का आनंद ले रहे होंगे। आइए नई कक्षा आरंभ करने से पहले पिछली कक्षा की हम आवृत्ति कर लेते हैं। पिछली कक्षा में हमने चतुर्थ अच संधि वृद्धि संधि किसको कहते हैं और इसका प्रयोग किस प्रकार किया जाता है यह देखा था। चारों अच संधि, सवर्ण दीर्घ संधि, यण संधि, गुण संधि और वृद्धि संधि के बीच में क्या भेद है इसको भी हमने समझा था। और पंचमी विभक्ति का नया नियम, बही अव्यय के साथ संबंधित शब्द में पंचमी विभक्ति का प्रयोग किस प्रकार किया जाता है इसको भी हमने उदाहरण सहित समझा था। आइए अब हम अपनी अगली कक्षा की ओर आगे बढ़ते हैं। आज सीखेंगे संस्कृत में घड़ी किस प्रकार देखी जाती है, समय का निर्देश किस प्रकार किया जाता है। संस्कृत में समय को समय ही कहते हैं, अकारांत पुल्लिंग प्रातिपदिक है। क्या समय हुआ इसका संस्कृत में अनुवाद करना हो तो हम कहेंगे कः समयः अभवत्, अथवा तो क्या समय हो रहा है या अभी कितने बजे हैं। तो इसके लिए हम संस्कृत में सामान्य रूप से कह सकते हैं कः समय इदानीम, अथवा अधुना कः समयः जातः, अथवा कः समय अस्ति, क्या समय है अभी। समय को संस्कृत में काल भी कहते हैं, अकारांत पुल्लिंग प्रातिपदिक है। हम समय के स्थान पर काल का भी प्रयोग कर सकते हैं। कः काल मतलब क्या काल हुआ, क्या समय हुआ। और समय के लिए संस्कृत में वेला शब्द का भी प्रयोग किया जा सकता है। वेला आकारांत स्त्रीलिंग प्रातिपदिक है। यदि वेला शब्द का प्रयोग करेंगे तब हमें बोलना होगा का वेला जाता, क्या समय हो रहा है। अपनी प्रांतीय भाषा में भी हम वेला शब्द का प्रयोग करते हैं। प्रातःकाल की बेला, सायंकाल की बेला। हिंदी में बेला बोल देते हैं, गुजराती में वेला ही बोलते हैं, संस्कृत में यह वेला है, वकार है। तो अपनी प्रांतीय भाषा में भी कई शब्द हैं जो हम संस्कृत के प्रयोग करते हैं पर हमारा ध्यान नहीं है। यदि थोड़ा सा ध्यान देंगे तो अधिकांश शब्द हमें हमारी प्रांतीय भाषाओं में से ही मिल जाएंगे। संस्कृत बहुत सरल हो जाएगी। आइए आगे बढ़ते हैं। अब बजना, 1 बजा, 2 बजा, 3 बजा, तो इस बजने को संस्कृत में वादन कहते हैं। अब हम अपनी प्रांतीय भाषा में हम 1 बजना, 2 बजना, 3 बजना, बजने से पहले संख्या का प्रयोग करते हैं 1 2 3 4। ऐसे यहाँ पर भी वादन से पहले हमें संख्या के जो प्रातिपदिक हैं उनको जोड़ना है। जैसे हमको 1 बजा ये बोलना हो तो हम वादन से पहले 1 जोड़ देंगे और शब्द बन जाएगा 1 वादन। 2 बजा ये बताना हो तो वादन से पहले द्वि संख्या जोड़ देंगे तो शब्द बनेगा द्विवादन। ऐसे ही त्रिवादन, चतुर्वादन शब्द बनते जाएंगे। और ये शब्द सारे नपुंसकलिंग में होते हैं और हमेशा इनके रूप एक वचन में चलते हैं। और वादन शब्द क्योंकि अकारांत है इसलिए इनके रूप नपुंसकलिंग अकारांत शब्द फल के समान चलेंगे। आइए अब देखते हैं किस प्रकार घड़ी को देखना है। घड़ी आपके सामने है। अभी घड़ी में 1 बज रहा है। कोई पूछे क्या समय हुआ तो हम जवाब देंगे 1 बज रहा है। तो संस्कृत में इसको कहेंगे कः कालः अधुना, तो उत्तर होगा 1 वादनम भवति। अब घड़ी में 2 बज रहे हैं तो कहेंगे द्विवादनम भवति। 3 बजने को त्रिवादनम, 4 बजने को चतुर्वादनम, पंचवादनम, षड्वादनम। 6 को बचाने के लिए संस्कृत में आप देखेंगे कहीं तो षट टकार वाला शब्द प्रयोग होता है और कहीं षड डकार वाला भी प्रयोग होता है। तो आपको चिंता नहीं करनी है क्योंकि षट और षड एक ही हैं। संधि के कारण कभी षट का प्रयोग हो जाता है, कभी षड का प्रयोग हो जाता है। अभी आपको संधि आई नहीं है अतः स्वयं इसका निर्धारण आप कर नहीं पाएंगे, पर जैसे आपको बताया जाता है वैसे आप याद रख लें। आगे देखेंगे 7 बजने को सप्तवादन कहेंगे, 8 बजने को अष्टवादन, 9 बजने को नववादनम, 10 वादनम, एकादशवादनम, द्वादशवादनम। 1 से लेकर के 12 पर्यंत संस्कृत में संख्याएं आपको याद हैं। पीछे आपको वादनम जोड़ना है तो आपको 1 बजे से लेकर के 12 बजे तक के
संस्कृत शब्द मिल जाएंगे। आइए अब देखते हैं 1.25, 2.25, 3.25। सवा का संस्कृत में किस प्रकार अनुवाद करना है उसको देखते हैं। किसी भी वस्तु के चौथाई हिस्से को संस्कृत में पाद कहते हैं। हिंदी में हम पाव बोलते हैं, जैसे पाव किलो। पाव किलो का मतलब क्या होता है? किलो का चौथाई हिस्सा। पाव लीटर अर्थात लीटर का चौथाई हिस्सा। पाव मीटर अर्थात मीटर का चौथाई हिस्सा। पाव को संस्कृत में पाद कहते हैं, अकारांत पुल्लिंग प्रातिपदिक है। पाव जब किसी संख्या के साथ आता है तब इसको सवा कहा जाता है। जैसे 1.25 किलो अर्थात 1 किलो के ऊपर 1/4 हिस्सा ज़्यादा, तब हम कहेंगे 1.25 किलो। 2 किलो के ऊपर चौथाई हिस्सा ज़्यादा हो तब कहेंगे 2.25 किलो। ऐसे ही 1 मीटर के ऊपर चौथाई हिस्सा ज़्यादा हो तब कहेंगे 1.25 मीटर। 4 मीटर से अधिक पाव मीटर हो तब हम कहेंगे 4.25 मीटर। 1 किलोमीटर के ऊपर पाव किलोमीटर अधिक हो तब हम कहेंगे 1.25 किलोमीटर। ऐसे ही 1 घंटे के ऊपर पाव अधिक हो अर्थात 15 मिनट अधिक हो तब हम कहते हैं 1.25 घंटा। 2 घंटे के ऊपर 15 मिनट अधिक हो अर्थात पाव अधिक हो तो कहेंगे कि 2.25 घंटा। तो इस सवा को संस्कृत में क्या कहते हैं ये देखते हैं। सवा अर्थात पाव भाग अधिक, पाव के साथ। साथ इसका अनुवाद करने के लिए संस्कृत में सह अव्यय का प्रयोग किया जाता है और सह अव्यय के प्रयोग के साथ संबंधित शब्द में तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो पाव के साथ, पाव अर्थात पाद, तृतीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे तो वाक्य बनेगा पादेन सह। इसी को ही संस्कृत में कहेंगे सपाद। स अर्थात सह, पाद अर्थात पाव। सपाद का हिंदी अनुवाद होगा सवा। अब हमें बताना है घड़ी में कितने बजे हैं। 1.15 बजा है अर्थात 1.15 बजा है। 1.15 का मतलब है 1 बज चुका है और उसके ऊपर 15 मिनट अधिक है। तो 1 बजने को तो संस्कृत में 1 वादन कहते हैं और उसके ऊपर 15 मिनट अधिक है अर्थात पाव भाग अधिक है। तो पाव के साथ इसका संस्कृत होता है सपाद। तो 1 वादन से पहले हमें सपाद लिख देना है। तो 1.15 बजने को कहेंगे सपाद 1 वादनम। है ना कितना सरल। घड़ी देखना। अब आप देखें सपाद 1 वादन में, सपाद में अंतिम वर्ण अकार है और 1 वादन का पहला वर्ण एकार है। तो अवर्ण के बाद जब एकार आता है तो वृद्धि संधि होती है, अतः यहाँ पर वृद्धि संधि होकर के रूप बनेगा सपादैक वादनम। अभी हमारी घड़ी में कितना बजा है। 4:15 बजे हैं। 4:15 अर्थात 4 बज चुके हैं और उसके ऊपर 15 मिनट अधिक हैं। 4 बजने को संस्कृत में चतुर्वादन कहते हैं और 15 मिनट अधिक है उसके लिए हमने देखा शब्द है सपाद। तो सपाद को चतुर्वादन से पहले लिख देना है। तो 4:15 को संस्कृत में कहेंगे सपाद चतुर्वादनम। अब हमारी घड़ी में बजा है 8:15। 8:15 अर्थात 8 बज चुके हैं और उसके ऊपर 15 मिनट अधिक हैं। 8 बजने को कहते हैं अष्टवादन और 15 मिनट अधिक है उसके लिए हमें सपाद शब्द जोड़ देना है पूर्व में। तो 8:15 बजे को संस्कृत में कहेंगे सपाद अष्टवादनम। अब सपाद में अंतिम वर्ण अकार है, अष्टवादन का प्रथम वर्ण अकार है। अवर्ण के बाद अवर्ण आए तो सवर्ण दीर्घ संधि होती है। तो यहाँ पर भी दीर्घ संधि होकर के रूप बन जाएगा सपादाष्टवादनम। अब घड़ी में 11:15 हो रहे हैं। 11:15 अर्थात 11 बज चुके हैं और उसके ऊपर 15 मिनट अधिक हैं। 11 बजने को संस्कृत में एकादश वादन कहते हैं और 15 मिनट अधिक हों तो हमें पूर्व में सपाद शब्द जोड़ना है। तो 11:15 को संस्कृत में कहेंगे सपाद एकादश वादनम। अब यहाँ पर आप देखें सपाद में अंतिम वर्ण अकार है, एकादश का प्रथम वर्ण एकार है। अवर्ण के बाद एकार आया हुआ है तो वृद्धि संधि होगी। वृद्धि संधि वाला रूप बनेगा सपाद एकादश वादनम। आइए अब देखते हैं 1.5, 2.5, 3.5, 4.5, 5.5 आदि को किस तरह से संस्कृत में बोलते हैं। लोक में हम आधी चीज़ को बताने के लिए आधा शब्द का व्यवहार करते हैं, पर आधा अधिक बताना हो तो हम साढ़े शब्द का व्यवहार करते हैं। जैसे आधी रोटी, रोटी आधी है तो हम आधी रोटी कहते हैं। पर 3 रोटियां पूरी हैं और उसके ऊपर आधी रोटी है तो हम कहते हैं 3.5 रोटियां। अर्थात साढ़े अर्थात आधा अधिक है 3 में, तब कहेंगे 3.5। ऐसे ही आधा किलो और 3.5 किलो। 3.5 अर्थात 3 पूरे और उसके ऊपर आधा अधिक। ऐसे ही 3.5 किलोमीटर अर्थात 3 किलोमीटर पूरे हैं, उसके ऊपर आधा किलोमीटर ज़्यादा है।
ऐसे ही 3.5 घंटे, 3 घंटे पूरे हैं, उसके ऊपर आधा घंटा अधिक है, तब हम कहेंगे 3.5 घंटे। क्या समय हुआ? 3:30 बज रहे हैं। तो 3:30 बजने को संस्कृत में किस प्रकार कहेंगे, आइए देखते हैं। आधे के लिए संस्कृत में शब्द है अर्ध, अर्ध अर्थात आधा, और आधा अधिक इसको कहेंगे अर्धेन सह। जैसे पीछे हमने देखा था पादेन सह, पाव अधिक था तो पादेन सह था, ऐसे ही आधा अधिक है तो अर्धेन सह सार्ध। सार्ध में 2 शब्द हैं स अर्ध, दोनों के बीच में सवर्ण दीर्घ संधि होकर के रूप बन गया सार्ध। स का अर्थ है सह, अर्ध का अर्थ है आधा, सार्ध इसका अर्थ हो गया आधा अधिक। जहाँ कहीं भी आधा अधिक बताना हो तो हमें सार्ध शब्द का प्रयोग करना है। जैसे अभी हमारी घड़ी में 11:30 बज रहे हैं, अर्थात 11 बज चुके हैं, उसके ऊपर आधा घंटा अधिक है, तो 11 बजने को एकादश वादन कहते हैं, और आधा अधिक इसके लिए शब्द है सार्ध। तो एकादश वादन से पहले सार्ध शब्द जोड़ देंगे तो हमें 11:30 बजे की संस्कृत मिल जाएगी। 11:30 बजे का संस्कृत होता है सार्ध एकादश वादनम। अब सार्ध में आप देखें अंत में अकार है और एकादश में प्रथम वर्ण एकार है। अवर्ण के बाद एकार आए तो दोनों के बीच में वृद्धि संधि होती है, अतः संधियुक्त शब्द बनेगा सार्ध एकादश वादनम। अब घड़ी में 9:30 बज रहे हैं, 9:30 अर्थात 9 बज चुके हैं और उसके ऊपर आधा घंटा अधिक हुआ है। 9 बजने को संस्कृत में नववादन कहते हैं। आधा अधिक के लिए हमें सार्ध शब्द नववादन से पूर्व जोड़ देना है, तो 9:30 बजने को संस्कृत में कहेंगे सार्ध नववादनम। अब घड़ी में 5:30 बज रहे हैं, 5 बज चुके हैं, उसके ऊपर आधा घंटा अधिक हुआ है। 5 बजने को संस्कृत में पंचवादन कहते हैं, और आधा अधिक के लिए सार्ध शब्द हम पंचवादन से पूर्व में जोड़ देंगे, तो 5:30 बजने को संस्कृत में कहेंगे सार्ध पंचवादनम। अब घड़ी में 2:30 बज रहे हैं, 2:30 अर्थात 2 बज चुके हैं और उसके ऊपर आधा घंटा अधिक हुआ है। 2 बजने को संस्कृत में द्विवादन कहते हैं। आधा अधिक के लिए सार्ध शब्द हमें द्विवादन से पूर्व में जोड़ना है, तो 2:30 बजने को संस्कृत में कहेंगे सार्ध द्विवादनम। और 1:30 बजने को संस्कृत में कहेंगे सार्ध एक वादनम। सार्ध और एक के बीच में वृद्धि संधि होकर के रूप बनेगा सार्धैक वादनम। चलिए अब देखते हैं 1:15 बजना, 1:15 बजना, 3:15 बजना, 4:15 बजना, इन सब का संस्कृत में अनुवाद किस प्रकार किया जाता है। लोक में हम पाव कम को पौना कहते हैं, जिसमें चौथा हिस्सा कम हो उसको हम पौना कह देते हैं। जैसे 1.25 लीटर अर्थात 1 लीटर में पाव लीटर कम है। 2.25 लीटर अर्थात 2 लीटर में पाव लीटर कम है। 3.25 मीटर अर्थात 3 मीटर में पाव मीटर कम है। 4.25 किलोमीटर अर्थात 4 किलोमीटर में पाव किलोमीटर कम है। इसी प्रकार 4.5 घंटे अर्थात 5 घंटे में पाव घंटा अर्थात 15 मिनट कम है। ऐसे ही 4:45 बजना अर्थात 5 बजने में 15 मिनट कम है। इस प्रकार हमने देखा पौना अर्थात पाव कम। अब कम के लिए संस्कृत में शब्द है ऊन, ऊन अर्थात कम, और कितना कम है पाव। पाव को संस्कृत में पाद कहते हैं, तो पादेन ऊनः पादोनः, पाद और ऊन इन दोनों के बीच में गुण संधि होकर के रूप बन गया पादोनः। पादोनः अर्थात पाव कम। आइए अब घड़ी देखते हैं। घड़ी में अभी 1:15 बज रहे हैं। 2 बजने को द्विवादन कहते हैं। 1:15 बज रहे हैं अर्थात 2 बजने में पाव कम है। पाव कम के लिए हमें पादोन शब्द का प्रयोग करना है। द्विवादन से पहले पादोन शब्द जोड़ देंगे तो हमें 1:15 बजने की संस्कृत मिल जाएगी पादोन द्विवादनम। अब घड़ी में 5:45 बज रहे हैं। 6 बजने को षड्वादन कहते हैं। षड्वादन से पहले पादोन शब्द जोड़ देने पर 5:45 बजने का संस्कृत अनुवाद मिलेगा पादोन षड्वादनम। अब घड़ी में 9:45 बज रहे हैं। 10 बजने को दशवादन कहते हैं। दशवादन से पूर्व में पादोन शब्द जोड़ देने पर 9:45 बजना, इसका संस्कृत अनुवाद होगा पादोन दशवादनम। अब घड़ी में 11:15 बज रहे हैं। 12 बजने को द्वादश वादन कहते हैं। द्वादश वादन से पूर्व में पादोन शब्द जोड़ देंगे तो 11:15 बजने का संस्कृत अनुवाद हो जाएगा पादोन द्वादश वादनम। आशा करती हूँ आपको अब अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि घड़ी में 3:15 बजना, 3:30 बजना और 3:15 बजना, इस प्रकार के शब्दों का अनुवाद किस तरह से करना है। आइए अब देखते हैं
3:05 हुए हैं, 3:10, 3:25, इनका अनुवाद संस्कृत में किस प्रकार किया जाता है? 3:05 का अर्थ है कि 3 बज चुके हैं और 5 मिनट अधिक हुई है। अधिक का संस्कृत में अनुवाद अधिक ही होता है। इसका प्रयोग कैसे करना है उसको देखते हैं। आप घड़ी में देखें, अभी 2:03 हुए हैं, अर्थात 2 बज चुके हैं, 3 मिनट अधिक हुई है। तो 2 बजने को तो द्विवादन कहेंगे। 3 मिनट अधिक है तो 3 मिनट के लिए त्रिप्रातिपदिक का प्रयोग करेंगे। अधिक के लिए अधिक शब्द ही रखना है। तो 2:03 इसका अनुवाद होगा त्रि अधिक द्विवादनम। अब त्रि अधिक में आप देख सकते हैं कौन सी संधि हो सकती है? यण संधि। तो यण संधि कर देंगे तो संधि युक्त रूप बनेगा त्र्यधिक द्विवादनम। अब घड़ी में 5:10 हो रहे हैं, अर्थात 5 बज चुके हैं और 10 मिनट अधिक है। 5 बजने को पंचवादन कहेंगे। 10 अधिक के लिए हमें 10 अधिक इस शब्द का प्रयोग करना है। 10 अधिक के बीच में दीर्घ संधि होकर के शब्द रूप बनेगा दशाधिक पंचवादनम। अब घड़ी में 7:25 हो रहे हैं, तो 7 बजने को सप्तवादन कहते हैं। 25 मिनट अधिक है तो 25 को संस्कृत में पंचविंशति कहते हैं। अधिक के लिए अधिक शब्द का ही प्रयोग करना है। इस प्रकार 7:25 इसका संस्कृत में अनुवाद होगा पंचविंशति अधिक सप्तवादनम। अब पंचविंशति और अधिक के बीच में यण संधि हो जाएगी, अतः संधि युक्त रूप बनेगा पंचविंशत्यधिक सप्तवादनम। है ना सरल, कोई कठिन नहीं है। संख्याएं हमें याद रखनी होगी। संख्याएं याद है तो हमको समय देखना बहुत ही सरल है। चलिए अब देखते हैं कि 5 कम 3 बज रहे हैं, 10 कम 3 हो रहे हैं, 20 कम 3 हो रहे हैं। इसका अनुवाद किस तरह से करना है? अभी हमने देखा था कि कम इसका संस्कृत में अनुवाद करने के लिए हमें ऊन शब्द का प्रयोग करना है। अधिक के लिए अधिक शब्द का प्रयोग किया था, वहीं पर ही कम बताने के लिए हमें उन शब्द का प्रयोग करना है। जैसे घड़ी में अभी 20 कम 12 बज रहे हैं, तो 12 बजने को द्वादशवादन कहेंगे। अब 12 बजने में 20 मिनट कम है, तो 20 के लिए तो संस्कृत शब्द है विंशति और कम के लिए हमें ऊन शब्द का प्रयोग करना है। तो 20 कम 12 बजने को संस्कृत में कहेंगे विंशति ऊन द्वादशवादनम। विंशति ऊन के बीच में यण संधि होकर के संधि युक्त रूप बन जाएगा विंशत्यून द्वादशवादनम। अब घड़ी में 10 कम 11 बज रहे हैं, 11 बजने को एकादशवादन कहते हैं। 10 कम 10 अर्थात 10 कम अर्थात ऊन। इस प्रकार 10 कम 11 बजने को संस्कृत में कहेंगे 10 ऊन एकादशवादनम। अब 10 ऊन के बीच में गुण संधि होकर के दशोन रूप बन जाएगा और ऊन एकादशवादन के बीच में वृद्धि संधि होकर के दशोनैकादशवादनम, ऐसा संधि युक्त रूप बनेगा। अब घड़ी में 4 कम 4 बज रहे हैं, 4 बजने को चतुर्वादन कहते हैं। 4 कम 4 के लिए चतुर शब्द का प्रयोग करना है, कम के लिए हमें ऊन शब्द का प्रयोग करना है। तो 4 कम 4 बजने को संस्कृत में कहेंगे चतुरून चतुर्वादनम। इस प्रकार अब आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि संस्कृत में घड़ी कैसे देखनी है। सरल है, कोई कठिन नहीं है, बस थोड़ा ध्यान देंगे तो अपने आप याद रह जाएगा। आइए वाक्य में भी प्रयोग करके देख लेते हैं जिससे कि और स्पष्ट हो जाए। वाक्य है, हम गुरुकुल में प्रतिदिन प्रातः 3:45 बजे उठते हैं। कितने बजे उठते हैं? 3:45 बजे। तो यह कालाधिकरण है, हमें सप्तमी विभक्ति का प्रयोग करना होगा। 3:45 बजे का अनुवाद करने के लिए आप देखें, 4 बजने को चतुर्वादन कहते हैं और पौने के लिए हमें पादोन शब्द का प्रयोग करना है, अतः 3:45 बजे की संस्कृत होगी पादोन चतुर्वादन। हम यह देख चुके हैं कि वादन जिसके अंत में हो वह सारे शब्द नपुंसकलिंग एक वचन में चलते हैं, अतः पादोन चतुर्वादन इसका नपुंसकलिंग सप्तमी विभक्ति एक वचन में रूप बनेगा पादोन चतुर्वादने। उठने के लिए हम उत्पूर्वक स्था धातु का प्रयोग करेंगे। वर्तमान काल होने से लट लकार का प्रयोग होगा, कर्ता हम है। कहाँ पर उठते हैं? गुरुकुल में। गुरुकुल अधिकरण होने से सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होगा। प्रतिदिन अव्यय है, प्रातः भी अव्यय है, अतः वाक्य का अनुवाद होगा वयम गुरुकुले प्रतिदिनम प्रातः पादोन चतुर्वादने उत्तिष्ठामः। प्रातः के स्थान पर प्रातः काल इस प्रातिपदिक का भी प्रयोग कर सकते हैं। अकारांत पुल्लिंग प्रातिपदिक है, कालाधिकरण होने से सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होगा, अतः वाक्य का अनुवाद होगा वयम गुरुकुले प्रतिदिनम प्रातः काले पादोन चतुर्वादने उत्तिष्ठामः।
आगे वाक्य है, आज परचून का सामान खरीदने के लिए 3:30 बजे मॉल जाएंगे। कितने बजे जाना है? 3:30 बजे। 3:30 बजे यह कालाधिकरण है, हमें सप्तमी विभक्ति का प्रयोग करना होगा। 3:30 बजे का अनुवाद होगा 3 बजने को त्रिवादन कहेंगे। साढ़े के लिए हमें सार्ध शब्द का प्रयोग करना है, अतः प्रातिपदिक बनेगा सार्ध त्रिवादन। नपुंसकलिंग सप्तमी विभक्ति एक वचन में रूप बनेगा सार्ध त्रिवादने। शेष वाक्य का अनुवाद होगा, जाने के लिए गम धातु का प्रयोग करना है, भविष्यत काल होने से लिट लकार का प्रयोग करेंगे। कर्ता साक्षात वाक्य में पढ़ा नहीं है, पर यह अंडरस्टूड है, क्रिया से जाना जा रहा है कि कर्ता यहाँ पर वयम है, अतः गम धातु उत्तम पुरुष बहुवचन की क्रिया का प्रयोग होगा। कहाँ जाना है? मॉल जाना है। मॉल गम्य स्थान है, अतः हमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करना होगा। माल को संस्कृत में महाआपण कहते हैं, अकारांत पुल्लिंग प्रातिपदिक है। आपण कहते हैं दुकान को, छोटी दुकान आपण कहलाती है, और मॉल एक बड़ी दुकान सा होता है, इसलिए इसको महाआपण कह देते हैं। किस लिए जाना है? खरीदने के लिए। खरीदना क्रिया के साथ के लिए का प्रयोग हुआ है, तो हम इसका अनुवाद करने के लिए तुमुन प्रत्यांत शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। खरीदने के लिए, इसके लिए तुमुन प्रत्यांत शब्द है क्रेतुम। क्या खरीदना है? परचून का सामान। परचून का सामान खरीदने की क्रिया का कर्मकारक है, अतः हमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करना होगा। संस्कृत में परचून के सामान को भक्ष्य वस्तु कहते हैं। उकारांत नपुंसकलिंग प्रातिपदिक है, इसके रूप वस्तु के समान चलेंगे। प्रायः परचून का सामान संख्या में ज़्यादा ही होता है, इसके रूप स्वाभाविक रूप से बहुवचन में ही चलते हैं। आज का अनुवाद करने के लिए हमें अद्य इस अव्यय का प्रयोग करना है, अतः वाक्य का अनुवाद होगा, अद्य भक्ष्य वस्तूनि क्रेतुम सार्ध त्रिवादने महापणम गमिष्यामः। के लिए इसका अनुवाद करने के लिए हम ल्युट प्रत्यांत क्रिया शब्द के साथ अर्थम शब्द जोड़ करके भी प्रयोग कर सकते हैं। खरीदना अर्थ वाली क्रिया धातु का ल्युट प्रत्यांत शब्द बनता है क्रयण, इसके साथ अर्थम जोड़ने से शब्द बनेगा क्रयणार्थम। पर जब हम ल्युट प्रत्यांत शब्द का प्रयोग करते हैं तब कर्मकारक में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, अतः भक्ष्य वस्तु इसका अनुवाद करने के लिए हमें नपुंसकलिंग षष्ठी विभक्ति बहुवचन का प्रयोग करना होगा, तब वाक्य का अनुवाद होगा, अद्य भक्ष्य वस्तूनां क्रयणार्थम सार्ध त्रिवादने महापणम गमिष्यामः। के लिए का अनुवाद करने के लिए हम क्रिया के ल्युट प्रत्यांत शब्द के साथ चतुर्थी विभक्ति का भी प्रयोग कर सकते हैं, तब वाक्य का अनुवाद होगा, अद्य भक्ष्य वस्तूनां क्रयणाय सार्ध त्रिवादने महापणम गमिष्यामः। आगे वाक्य है, स्कूल से आकर बच्चे 2:15 बजे भोजन के लिए डाइनिंग टेबल पर आते हैं। कितने बजे आते हैं? 2:15 बजे। 2:15 बजे कालाधिकरण है, सप्तमी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। 2:15 बजे इसका अनुवाद होगा, 2 बजने के लिए द्विवादन शब्द का प्रयोग करना है और सवा के लिए सपाद शब्द का प्रयोग करना है, अतः 2:15 बजना इसका संस्कृत प्रातिपदिक होगा सपाद द्विवादन। सप्तमी विभक्ति एक वचन में रूप बनेगा सपाद द्विवादने। शेष वाक्य का अनुवाद होगा, क्रिया है आते हैं, आने के लिए हमें आंग पूर्वक गम धातु का प्रयोग करना है, वर्तमान काल होने से लट लकार का प्रयोग करेंगे। कर्ता बच्चे हैं, संख्या में बहुत हैं, अतः क्रिया हमें प्रथम पुरुष बहुवचन की प्रयोग करनी होगी। कहाँ आते हैं? डाइनिंग टेबल पर आते हैं। डाइनिंग टेबल अधिकरण कारक होने से सप्तमी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। डाइनिंग टेबल को संस्कृत में भोजन फलक कहते हैं, अकारांत नपुंसकलिंग प्रातिपदिक है। किस लिए आते हैं? भोजन के लिए। भोजन को संस्कृत में भोजन ही कहेंगे। के लिए का अनुवाद करने के लिए हम अर्थम शब्द जोड़ करके अनुवाद कर सकते हैं, तब भोजन के लिए इसका अनुवाद होगा भोजनार्थम। आकर इसका अनुवाद करने के लिए हमें आंग पूर्वक गम धातु ल्यप प्रत्यांत शब्द का प्रयोग करना होगा। आंग पूर्वक गम धातु ल्यप प्रत्यांत शब्द है आगत्य। कहाँ से आकर? स्कूल से। तो स्कूल यहाँ पर अपादान कारक है, क्योंकि वहाँ से बच्चे अलग हो रहे हैं। स्कूल को संस्कृत में विद्यालय कहते हैं, अकारांत पुल्लिंग प्रातिपदिक है। अपादान होने से हमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग करना होगा, अतः वाक्य का अनुवाद होगा, विद्यालयात् आगत्य बालकाः सपाद द्विवादने भोजनार्थम भोजन फलकम आगच्छन्ति। के लिए का अनुवाद करने के लिए हम चतुर्थी विभक्ति का भी प्रयोग कर सकते हैं, तब अनुवाद होगा भोजनाय, अतः वाक्य का अनुवाद बनेगा, विद्यालयात् आगत्य बालकाः सपाद द्विवादने भोजनाय भोजन फलकम आगच्छन्ति। भोजन शब्द जब भोजन का वाचक है तब तो नाम शब्द है, पर जब खाना इसका वाचक होता है तब यह क्रिया शब्द भी कहलाता है। तो भोजन के लिए यदि हम क्रिया शब्द मानेंगे तो इसका अनुवाद करने के लिए हम तुमुन प्रत्यांत शब्द का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो भोजन के लिए इसका अनुवाद होगा भोक्तुम। वाक्य का अनुवाद बनेगा,
विद्यालयात् आगत्य बालकाः सपाद द्विवादने भोक्तुं भोजन फलकम आगच्छन्ति। आगे वाक्य है, वे दोनों प्रिया की वेडिंग पार्टी के लिए 20 कम 10 बजे घर से निकले थे। कितने बजे निकले थे? 20 कम 10 बजे। कालाधिकरण होने से सप्तमी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। 20 कम 10 बजना इसका संस्कृत में अनुवाद होगा। 10 बजने को संस्कृत में दशवादन कहते हैं। 20 कम अर्थात विंशति उन, अतः 20 कम 10 बजना अर्थात विंशत्यून दशवादन। सप्तमी विभक्ति एक वचन में रूप बनेगा विंशत्यून दशवादने। शेष वाक्य का अनुवाद करेंगे। क्रिया है निकले थे। निकलने के लिए निष्पूर्वक श्री धातु का प्रयोग करना है। पठति के समान रूप चलते हैं। भूतकाल होने से लंग लकार की क्रिया का प्रयोग होगा। कर्ता वे दोनों होने से प्रथम पुरुष द्विवचन की क्रिया का प्रयोग करना है। कहाँ से निकले थे? घर से। घर से अलग हो रहे हैं, अतः घर अपादान कारक है। अपादान कारक में हमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग करना होगा। किसके लिए निकले थे? वेडिंग पार्टी के लिए। वेडिंग पार्टी को संस्कृत में वैवाहिक भोज कहते हैं। अकारांत नपुंसकलिंग प्रातिपदिक है। के लिए का अनुवाद करने के लिए यदि हम अर्थम इस शब्द का प्रयोग करते हैं तो वेडिंग पार्टी के लिए इसका अनुवाद होगा वैवाहिक भोजार्थम। पार्टी किसकी है? प्रिया की। संबंध होने से षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करना है, अतः वाक्य का अनुवाद होगा तौ प्रियायाः वैवाहिक भोजार्थम विंशत्युन दशवादने गृहात् निससरताम्। यदि के लिए का अनुवाद करने के लिए हम चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करेंगे तब वाक्य का अनुवाद होगा तौ प्रियायाः वैवाहिक भोजाय विंशत्युन दशवादने गृहात् निससरताम्। आगे वाक्य है, कल रात 9:10 पर डांडिया शुरू हुए थे। कितने बजे शुरू हुए थे? 9:10 पर। तो यह कालाधिकरण होने से हमें सप्तमी विभक्ति का प्रयोग करना होगा। अब 9:10 का अनुवाद करने के लिए आप देखें कि 9 बज चुके हैं, अतः हमें नववादन शब्द से पूर्व में 10 मिनट अधिक हुई है, अतः दशाधिक शब्द का प्रयोग करना है। तो 9:10 इसका संस्कृत अनुवाद होगा दशाधिक नववादन। सप्तमी विभक्ति एक वचन में रूप बनेगा दशाधिक नववादने। शेष वाक्य का अनुवाद करेंगे। क्रिया है हुए थे। हुए थे का अनुवाद करने के लिए हमें भूधातु लंग लकार का प्रयोग करना है। क्या हुआ था? शुरू हुए थे। तो शुरू या हुए थे इस क्रिया का कर्ता कारक है। शुरू को संस्कृत में आरंभ कहते हैं। अकारांत पुल्लिंग प्रातिपदिक है। डांडिया शुरू हुए थे अर्थात डांडिया की शुरुआत हुई थी। तो अनुवाद करने के लिए हम यहाँ पर डांडिया की शुरुआत इस तरह से देखेंगे तो डांडिया में आपको संबंध दिखाई देगा, अतः डांडिया का अनुवाद करने के लिए हमें षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करना होगा। डांडिया को संस्कृत में दांडिया कहते हैं। आकारांत स्त्रीलिंग प्रातिपदिक है। कब शुरू हुए थे? कल रात। रात यह कालाधिकरण होने से सप्तमी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। रात के लिए रात्रि शब्द का प्रयोग होता है। इकारांत स्त्रीलिंग प्रातिपदिक है। मति के अनुसार रूप चलेंगे। और कल यह बीता हुआ है, अतः हमें यह अव्यय का प्रयोग करना है। तो वाक्य का अनुवाद होगा ह्यः रात्रौ रात्र्यां वा दशाधिक नववादने दांडियायाः आरंभः अभवत्। आशा करती हूँ अब आपको किस तरह से घड़ी देखनी है और समय का निर्देश किस तरह से करना है यह अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब आप घड़ी को जब भी देखें संस्कृत में इसको बोलें, जिससे कि आपको याद रखने में सुविधा हो जाए। आज का पाठ यहीं तक रखते हैं। यदि आपको समझने में कहीं कोई कठिनाई आई हो तो आप हमें अवश्य सूचित करें। आपकी समस्याओं का समाधान करने का हम अवश्य प्रयास करेंगे। यदि आप अपने इष्ट मित्र साथी को संस्कृत पाठशाला से जोड़ना चाहते हैं या स्वयं जुड़ना चाहते हैं तो आप देखेंगे हर वीडियो के नीचे उल्टे तीर का यहाँ पर एक निशान रहता है। उस पर यदि आप क्लिक करेंगे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स खुल जाएगा और नीचे जा करके आप देखें टेलीग्राम पर चलने वाली हमारी संस्कृत पाठशाला की लिंक दी हुई है और व्हाट्सएप पर भी हमारे 7 ग्रुप चलते हैं, 8 ग्रुप चलते हैं, उसकी भी यहाँ पर लिंक दी हुई है। दो में से किसी भी एक लिंक पर क्लिक करके आप हमारी संस्कृत पाठशाला से जुड़ सकते हैं। और थोड़ा नीचे जाएंगे तो अब तक जितनी भी कक्षाएं हुई हैं उनकी प्लेलिस्ट की एक लिंक दी हुई है। यहाँ पर क्लिक करने से आप सभी वीडियो को प्राप्त कर सकते हैं। और थोड़े नीचे जाने पर आर्यवन आर्ष कन्या गुरुकुल की वेबसाइट की लिंक दी हुई है, उस पर क्लिक करके आप गुरुकुल का सामान्य परिचय प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो हमेशा के लिए हम आपके साथ जुड़ जाएंगे। और संस्कृत कक्षाओं के अतिरिक्त उपनिषद आदि की कक्षाएं, जैसे नीचे आप देख रहे हैं केनोपनिषद की कक्षा है,
और भी कक्षाएं हम समय समय पर अपलोड करते रहते हैं, वो भी आपको समय पर मिल जाएगी। आप लोगों ने हमारा वीडियो पसंद किया, ध्यान से सुना, इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। अगली कक्षा में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए हार्दिक धन्यवाद। श्रद्धां प्रातर्हवामहे श्रद्धां मध्यं दिनं परि श्रद्धां सूर्यस्य निमृचे श्रद्धे श्रद्धापये नः। ॐ